नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है फिर से अपने ही YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। भारतीय पाठशाला जो कि आपके लिए नियमित रूप से नियमित कक्षाएं ला रही है हिंदी सामान्य व्याकरण ज्ञान की, तो आप जरूर उन कक्षाओं का अध्ययन करते रहे। मुझे आशा है कि हमारे द्वारा जो भी प्रकरण लाए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारी कक्षाएं पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई बंदा अभी हमारे चैनल में विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो क्लासेस जारी होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान, जो कक्षा 12 और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार से संबंधित विभिन्न कक्षाओं का हमने पूर्व में संचालन कर दिया है, तो एक बार आप पूर्व से सभी अलंकारों को देखना चाहते हैं तो जरूर पूर्व की क्लासों को देखें। आज हम बात करें रूपक अलंकार। रूपक अलंकार से पहले हमने उपमा अलंकार और उपमा अलंकार के भेद उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जानते हैं रूपक अलंकार, जिसके लक्षण या परिभाषा इस प्रकार है। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए अथवा जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात कहने का ये आशय है कि यहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अर्थात उपमेय और उपमान में किसी प्रकार की भेद की बात नहीं कही गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इससे संबंधित जो उपमा अलंकार था उसमें तो उपमान से तुलना की जा रही थी, इसलिए वहां पर क्या था, उपमा अलंकार था। लेकिन यहाँ पर तो उपमान को ही उपमेय, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया, अर्थात आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। आरोप का आशय प्रस्तुत उपमेय से अप्रस्तुत उपमान का भेद एक रूपता दिखाना है, इसलिए आरोप में प्रायः अभेद दिखाया जाता है। हमने पहले भी कहा था कि उपमेय है वो क्या होता है, प्रस्तुत, और उपमान क्या होता है, अप्रस्तुत। अर्थात उपमेय की तुलना अप्रस्तुत उपमान से की जाती है, इसलिए यहाँ पर उसकी भेद की बात करें तो आरोप का आशय प्रस्तुत और अप्रस्तुत का भेद दिखाना है, इसलिए आरोप में प्रायः अभेद दिखाया जाता है, अर्थात किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। चरण कमल। अब देखो ये चरण क्या है, कमल के समान नहीं है, इसमें ना तो ही योजक शब्द जरूर है लेकिन यहाँ पर वाचक शब्द नहीं है। उपमा में क्या था, वाचक शब्द था, इसलिए वहां पर हम उपमा अलंकार कहते थे। उपमा अलंकार में सम, सा, सी, सरीस, तुल्य आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ पर तो कमल, चरण, उनके बीच में केवल योजक शब्द है, और पहला एक शब्द फिर दूसरा शब्द, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई वाचक शब्द नहीं है, इसलिए लगते तो देखते एक जैसे ही है, लेकिन हम पहचानने में थोड़ा सा बाधा आती है। लेकिन यहाँ पर दो शब्द पास में आ जाए और उसमें सा, सी, से, सम, सरीस, तुल्य आदि शब्द नहीं आए और सीधे से दो शब्द आ जाए, तो यहाँ पर भी देखो क्या है, चरण कमल। चरण है वो कमल के समान क्या है, नाजुक से है। बंदो हरि राई, इसमें चरणों पर कमल का आरोप किया जा रहा है, सीधा सा चरणों पर कमल का, अर्थात चरणों को ही कमल मान लिया है, उसमें कोई भेद नहीं माना है कि चरण और कमल ये दोनों भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं दिखा जा रहा है, अर्थात
उपमान को ही उपमेय मान लिया गया है, ना तो इसमें वाचक शब्द है। अगर चरण सा कमल तब जाकर उसमें उपमा अलंकार आता था, लेकिन यहाँ पर चरण को कमल ही मान लिया गया है। उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं बताया गया है। बंदो हरि राय, इसमें चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, परंतु आरोप कभी भेद सहित भी होता है और कभी आरोप है वो भेद सहित होता है। जैसे माया दीपक, दीपक है वो माया का, पर माया सा दीपक नहीं है। यहाँ पर माया दीपक, दीपक को मान लिया गया है माया, अर्थात माया है वो दीपक है, माया सा दीपक नहीं है। तो उपमा अलंकार होता नर पतंग, नर है वो पतंग, बरमी बरमी इवे पड़त। इस प्रकार इसमें ये भेद सहित है। अन्य उदाहरण हम देखते हैं। शशि मुख, मुख है वो शशि, अर्थात मुख ही क्या है, चंद्रमा है। शशि सा मुख नहीं है, शशि सरीस मुख है वो भी नहीं है, इसलिए उपमा अलंकार नहीं है। उनके बीच में योजक शब्द जरूर है, लेकिन मुख है वो चंद्रमा ही है। सीधा सा आरोप कर दिया गया है, मुख क्या है, चंद्रमा है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। यहाँ पर मुख उपमेय में शशि उपमान का अभेद आरोप होने से बिना कोई भेद किए हुए उसको मान लिया जाए। यहाँ पर कोई भेद नहीं किया गया होने से रूपक अलंकार है, इसलिए हम रूपक अलंकार को आसानी से, और यहाँ पर हमने एक अन्य तथ्य भी जाना है कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में किस प्रकार भेद होता है और किस प्रकार हम दोनों को अलग अलग रूप से जान सकते हैं, वो भी हमने रूपक अलंकार के माध्यम से जाना है। आगे हम बात करते हैं रूपक अलंकार के भी कितने भेद होते हैं। तो रूपक अलंकार के भी कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उन 3 भेदों की विवेचना हम आगे पढ़ रहे हैं। आगे हम देखते हैं साग रूपक। जहां पर अब ये बात करें हम रूपक अलंकार के अन्य भेदों के बारे में। रूपक अलंकार के भी कितने भेद होते हैं, और मैंने दिन क्या था, कितने 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद होते हैं। उनके बारे में अब हम विवेचना करेंगे। सांग रूपक, जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य, मुख्यतः यही बात हमें ध्यान में रखनी है कि उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप किया जाए। तो जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के क्या अन्य अंगों का भी जहां पर क्या किया जाए, आरोप किया जाए। यहाँ उपमेय पर उपमान का तो आरोप किया जा रहा है, उसके साथ जो उसके अन्य अंग भी है उनका भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आरोप किया जा रहा है। जैसे अंबरपन घट, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबरपन घट, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान के अन्य अंगों का भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आरोप किया जा रहा है। वो किस प्रकार किया जा रहा है वो हम देखते हैं। इस उदाहरण में अंबर का पनघट से अभेद बताया गया है, उषा पर सुंदरी नारी का, और पनघट में घड़े भरने की क्रिया का अंबर में तारा के डूबने पर आरोप किया जा रहा है। अर्थात इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। इस उदाहरण में अंबर का पनघट से क्या हो रहा है, अभेद हो रहा है। तो अंबर है वो पनघट, आसमान है जो क्या है, पनघट। पनघट अर्थात जो समुद्र से पानी भरने का स्थान है, तो उसको मान लिया गया यहाँ पर। अब उसमें डुबो रही तारा, डुबो कौन रही है, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर उषा पर सुंदरी नारी का और पनघट में घड़े भरने की क्रिया का। तो डुबो रही तारा, और आसमान में जो तारा रूपी उषा है वो क्या कर रही है, डुबो रही है, और अंबर में तारों के डूबने पर आरोप किया जा रहा है, और इसमें क्रिया भी हो रही है। अर्थात सब उपमेय पर उपमान के सभी अंगों का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आरोप किया जा रहा है। तो यहाँ एक से अधिक उपमान अंगों का आरोप किया जा रहा है। डुबो रही तारा घट, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट, अंबर पनघट है वो उसमें घड़े रूपी जो डुबो रही है, या उषा रूपी जो सुंदरी नारी
घड़े भरने की क्रिया का भी क्या यहाँ पर क्या किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये सांग रूपक है। तो सांग रूपक में हमें ध्यान रखना है कि उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप किया जाए। निरंग रूपक ये एकदम शुद्ध रूपक है। निरंग रूपक शुद्ध रूपक है जहां केवल उपमेय पर, जो हमने पूर्व में रूपक अलंकार पढ़ा था, वो ही क्या है, निरंग रूपक है। तो यहाँ पर उपमेय पर ही उपमान का आरोप किया जाता है, अंगों का नहीं। इस प्रकार स्वरंग रूप में जो सभी अंगों का आरोप किया जाता है वो इसमें नहीं किया जाता है। अवदेश के बालक चारी सदा, अयोध्या नरेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर, मन मंदिर, मंदिर है वो क्या है, मन का मंदिर, मन सा मंदिर नहीं है, लेकिन मंदिर को मन के समान नहीं माना गया है। ये रूपक अलंकार है ही, योजक शब्द है, लेकिन उसमें वाचक शब्द नहीं है। मन, मन है वो क्या है, मंदिर है, मन को मंदिर ही मान लिया गया है। तो सीधा सा इसमें क्या है, अन्य अंगों का इस पर आरोप नहीं किया गया है, इसलिए ये कौन सा है, निरंग रूपक। इस उदाहरण में मन उपमेय पर मंदिर उपमान का आरोप हुआ है और उनके अंगों का उल्लेख नहीं हुआ है, यहाँ निरंग रूपक है। इसलिए हमने रूपक अलंकार के दोनों भेदों को पढ़ लिया। अब हम तीसरे भेद को भी आगे अध्ययन कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं रूपक अलंकार की तीसरे भेद की बात करें तो वो कौन सा भेद है, परम्परित रूपक। और परम्परित रूपक की क्या परिभाषा है, जहां एक रूपक है दूसरे का कारण हो, अर्थात यहाँ पर जो एक रूपक अलंकार होगा वो किसी दूसरे का कारण होगा। अर्थात दो रूपक एक साथ आते हो, एक रूपक मुख्य रूप में और दूसरा गौण रूप में, अर्थात अदृश्य रूप में। तो मुख्यतः यही परिभाषा है कि परम्परित रूपक की यही परिभाषा है कि इसमें एक साथ कितने रूपक होंगे, दो, और दो है वो उसके एक साथ में आएगा, जो एक तो मुख्य भूमिका में है, दूसरा है वो गौण रूपी भूमिका में है। जिस प्रकार अब हम एक वाक्य देखते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति, बढ़त बढ़त संपत्ति, संपत्ति है वो किस प्रकार बढ़ रही है, सलील। तो यहाँ पर सलील और संपत्ति, यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा मन सरोज बढ़ी जाए, इसके कारण जो मन सरोज है वो क्या, बढ़ी जाए। तो जल की संपत्ति जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, तो उसको देखकर मन, यहाँ पर सरोज है वो किसको मान लिया गया है, मन। तो यहाँ पर है उपमान और उपमेय में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, इसलिए मन रूपी जो सरोज है उसकी भी क्या संपत्ति बढ़ती जा रही है। तो यहाँ मन को सरोज मानने का कारण संपत्ति को सलील मानना है, इसलिए यहाँ पर एक मुख्य रूप से और दूसरा है वो उसके गौण रूप में। तो यहाँ मन को सरोज मानने का कारण संपत्ति को सलील मानना है। इस प्रकार जहाँ पर हम दो रूपक एक साथ में देखेंगे, एक रूपक मुख्य भूमिका में और दूसरा गौण रूप में। इसी प्रकार राम कथा सुंदरी करतारी, राम कथा क्या है, करतारी, कर का मतलब होता है हाथ, हस्त, तारी मतलब उससे बजाई जाने वाली ताली। तो राम कथा सुंदरी करतारी, यहाँ पर राम कथा को क्या कहा है, सुंदर है वो हाथों की ताली है। संशय विहग उड़ावन हारी, इसमें संशय पर विहग का आरोप इसलिए किया गया है कि राम कथा को करतारी, हाथ की ताली मान लिया गया है। संशय विहग उड़ावन हारी, हाथों को ही यहाँ पर राम रूपी है वो सुंदर करताली माना गया है। और संशय विहग मतलब पक्षी, उड़ावन हारी और उड़ावन हारी भी माना गया है। इस प्रकार इसमें संशय पर विहग का आरोप इसलिए किया गया कि राम कथा को करतारी, हाथ की ताली मान लिया गया है। इस प्रकार हम रूपक अलंकार और रूपक अलंकार के विभिन्न जो भेद मुख्यतः और उनसे बनने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन लाइनर जो भी प्रश्न बनते हैं
रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, उपमान का और उपमेय में कोई किसी प्रकार का जहाँ पर भेद ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और जहाँ पर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। इस प्रकार बिना भेद के जितने भी वन लाइनर प्रश्न हैं वो हमने बनाए और रूपक और उपमा अलंकार की भी भेद हमने जान लिया, किस प्रकार दोनों में अंतर है और किस प्रकार हम अलग अलग रूप से जानेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा ये वीडियो क्लासेस जरूर पसंद आई होगी। जरूर आप लाइक और शेयर कीजिए। फिर से हम नए प्रकरण के साथ हाजिर होंगे अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।